students, in the last video lecture we have studied area vector. तो एरिया वेक्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको हम लोग ब्रीफली समराइज करते हैं. क्या था एरिया वेक्टर में? हम लोगों ने कल पहली बार पढ़ा था कि भाई कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो वही रहता है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है. एक नया चीज जो जाना था वो जाना था कि भाई एरिया में डायरेक्शन भी होता है, और वो डायरेक्शन क्या होता है, तो उस प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के सरफेस के नॉर्मल के अलावा उसका डायरेक्शन होता है. 2D फिगर के लिए क्या पढ़ा था कि 2D फिगर में वो परपेंडिकुलर बोथ साइड हो सकता है, along the positive axis और along the negative axis. जबकि 3D फिगर में वो कंफाइंड होता था, वो केवल और केवल रेडियली एक्चुअली नॉर्मली आउटवर्ड. कैसा होता था? तो ओनली आउटवर्ड हो सकता था. कैसे फिगर में? 3D फिगर में. अभी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. किसके लिए? तो आगे के टॉपिक्स के लिए. इसका आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद में जो टॉपिक पढ़ेंगे गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, जो लगभग टर्मिनेटिव टॉपिक्स है इस चैप्टर का, तो उसको समझने के लिए इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. तो इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. क्या है इसको? सबसे पहले हम लोग इससे पहले इसका एक्सप्रेशन और डिफिनेशन को पढ़े, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज ये कोई एरिया है, दिस इज एन एरिया. ये कोई एरिया है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. This electric field either can be uniform or can be non-uniform. ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो किसी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया रखा गया है. अभी हम लोग जानते हैं कि ओब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ओब्वियसली यहाँ पे इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा. इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को विजुअलाइज करता है. तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होगा. अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओब्वियसली इस एरिया से पास करेगा. That field lines will pass through that area which is held inside the electric field. अभी हम लोग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको कि हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. किसका मेजर होता है, किसका नंबर होता है? तो उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के which passes normally to that area which is held inside the electric field. कोई एरिया जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इस एरिया के नॉर्मली या इस एरिया के परपेंडिकुलरली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है, उसी के मेजर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? It is the measure of total number of electric field lines which passes normally through that area which is held inside the electric field. अभी इसका एक्सप्रेशन होता है E A cos थीटा. इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने पहले ही लिख रखा है E A cos थीटा. तो भाई ये इसका ये एक्सप्रेशन फाई का या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ये एक्सप्रेशन कहां से आया, कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि भाई पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, वहां पे फील्ड लाइंस डेंसर होता है. जबकि वाइस वर्सा कि जहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर होता है, उसका डेंसिटी कम होता है.
लोगों ने क्या पढ़ा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यदि हम लोग दो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया, सपोज ये कोई एरिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और ये भी कोई एक एरिया है जो सेम एरिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, लेकिन यहां पे जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या, इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। जबकि इस फील्ड का जो डेंसिटी होगा, इस फील्ड का जो डेंसिटी होगा वो कम होगा, मतलब यहां पे फील्ड जो है वो वीक फील्ड होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस एरिया से यहां पे ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन पास कर रहा है, जबकि उतने ही एरिया से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। दैट मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच passes normally through that area, क्या होता है कि उस एरिया के नॉर्मली परपेंडिकुलर जो पार होता है, तो ऑब्वियसली इसका जो फ्लक्स होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, इस वीक फील्ड के कंपैरिजन में। तो एक कंक्लूजन हम लोगों को मिलता है कि भाई ये जो फाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना डेंसर होगा और उसका फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उस एरिया के परपेंडिकुलरली पास होने वाला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगा। और जितना वीक फील्ड होगा उससे उतना कम फील्ड लाइंस पास होगा और उसका फ्लक्स उतना ही कम होगा। इसलिए क्या कंक्लूजन मिलता है कि फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के। दूसरा केस हम लोग कंसीडर करते हैं, भाई दूसरा इसका एक्सप्रेशन में ई कहां से आया ये तो पता चल गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में ए का अब हम लोग इन्वॉल्वमेंट को समझने की कोशिश करते हैं भाई कि इसके एक्सप्रेशन में ए कहां से आया। तो सेम स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, ये जितना स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी उसी स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया को रखेंगे, जबकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बड़े से एरिया को रखेंगे। ऑब्वियसली इस लार्ज एरिया से पास होने वाला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इस लार्ज एरिया के परपेंडिकुलर पास होने वाला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगा किसी कंपैरिजन में, तो स्मॉल एरिया के कंपैरिजन में। डेफिनेटली यहाँ इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ग्रेटर होगा किसके कंपैरिजन में, इस एरिया के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे भी। जितना ज्यादा फील्ड का इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, जितना बड़ा एरिया लेंगे हम लोग उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। ये दो चीज का इन्वॉल्वमेंट तो समझ में आया कि ई और ए। अब इस थीटा, कॉस थीटा कहां से आया, अभी क्या करेंगे कि भाई ये कोई एक फील्ड है, ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि इसका जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा, ये इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। लेकिन जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, जी नहीं। यहाँ पे क्या है कि ई और ए के बीच एक एंगल बन रहा है थीटा। ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, इस ई को इसके दो कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे। किस कंपोनेंट में, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, ई कॉस थीटा, जबकि इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, ई साइन थीटा। जबकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स को फॉर्म करता है, फ्लक्स को ये करता है, ऑब्वियसली यही कंपोनेंट ना, क्योंकि
ये एरिया मतलब है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ऑब्वियसली ये उससे क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यही कंपोनेंट ना किसको फॉर्म करता है, फ्लक्स को फॉर्म करता है। ये कंपोनेंट फ्लक्स को फॉर्म नहीं करता है, फ्लक्स को कंस्टिट्यूट नहीं करता है। कौन सा कंपोनेंट, तो ई नहीं, ई कॉस थीटा, ई का कौन सा कंपोनेंट, तो कॉस कंपोनेंट, जो क्या होगा, इस ए के एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, इस फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। वही कंपोनेंट किसको कॉज करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कॉज करता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ई की जगह पे क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। अभी हम लोगों को ये भी समझ में आ गया भाई इसके एक्सप्रेशन में कॉस थीटा भी कहां पर है। तो ऑब्वियसली ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉस कंपोनेंट पे और उस एरिया पे जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। अभी इसको हम लोग, इसीलिए हम लोग इसके एक्सप्रेशन में क्या लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा। ऑब्वियसली हम लोग वेक्टर में जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इस ई ए कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। अभी क्यों, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का जब हम लोग बार बार एक ही चीज को जब हम लोग रिपीट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर और वन वेक्टर एंड द प्रोडक्ट ऑफ अनदर वेक्टर along the direction of first vector। क्या किसका एग्जांपल होता है, तो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का नहीं, सेकंड वेक्टर के उस कंपोनेंट का, सेकंड वेक्टर के उस कंपोनेंट का, सेकंड वेक्टर का नहीं, सेकंड वेक्टर के उस कंपोनेंट का जो फर्स्ट वेक्टर के अलोंग था, उन दोनों का प्रोडक्ट को क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। इसलिए हम लोग उसको क्या लिखे, ई डॉट ए। तो अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भाई ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन है वो ई ए कॉस थीटा कहां से आया। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई, यहां पे एक एक्सप्रेशन और लिख रखा है, ई समेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। ये कब लिखते हैं, और इससे पहले कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर बढ़े, एक बार और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया हेड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो एरिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और उस एरिया के नॉर्मली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उसी की काउंटिंग को, उसी के मेजर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोटेड बाय आई ई। एक्सप्रेशन ई ए कॉस थीटा और ई डॉट ए। मतलब एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहां पे लिख रखा है, इसके पीछे का मैकेनिज्म पड़ता है। क्या है, हम लोग कंसिडर करेंगे भाई ये जो है, ये कोई एक सरफेस एरिया है जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ये कोई सरफेस एरिया है जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या करना पड़ता है, हम लोग इसको छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट में ब्रेक करेंगे। सपोज ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है जिसका जिसको हम लोग नाम देंगे ds1। इस सरफेस को क्या नाम देंगे, ds1। और इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, ठीक है। इसके साथ जो रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है। हम लोग दूसरे की बात करें, ये कोई दूसरा सरफेस एलिमेंट है जिसका नाम देंगे ds2। इससे इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। हम लोग तीसरा को कंसिडर करेंगे, तीसरा सरफेस एलिमेंट ds3। ये इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E3। और ये किसका डायरेक्शन में बताता है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन में बताता है। सपोज ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअली फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे कि इसके कारण कितना फ्लक्स है,
इसके कारण कितना फ्लक्स है, इसके कारण कितना फ्लक्स है, सारे फ्लक्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऑब्वियसली हम लोगों को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हुए किसी सरफेस का से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, तो उस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हुए सरफेस एरिया को छोटे छोटे स्मॉल सरफेस एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ता है। सबसे पहले इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेट करें। सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो फाई क्या होगा, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मीन्स डेल ऑफ फाई 1 प्लस डेल ऑफ फाई 2 इससे रिलेटेड फ्लक्स प्लस डेल ऑफ फाई 3। इसी तरह से जितना डेल ऑफ फाई n थर्मल एलिमेंट होगा तो n तक। चलो अभी क्या करेंगे, फाई इक्वल्स टू इससे रिलेटेड क्या होगा, तो जिस तरह से हम लोगों ने यहां पे लिख रखा है क्या, E डॉट ए जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है और जितना भी सरफेस एरिया है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो इससे रिलेटेड कितना हो जाएगा, E1 डॉट ds1, ये क्या हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड कितना हो जाएगा, E2 डॉट ds2, इससे रिलेटेड E3 डॉट ds3, इससे E डॉट ds1 प्लस E2 डॉट E1 डॉट ds1 E2 डॉट ds2 प्लस E3 डॉट ds3, इस तरह से ये चलेगा यहां तक, तो En डॉट dsn। ओब्वियसली इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ ei डॉट dsI, जो चीज वेरी कर रहा है 1 1 2 2 3 3 एक वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, इसका जगह पे i लिखे, यहाँ पे वेरी कर, इसके जगह पे भी क्या लिखे, i लिखे, और i का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो 1 से लेके n तक। इसको हम लोग इसके फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में। और यदि इसको हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इस फाई ई को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे सरफेस का जो भी हम लोग इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड किए हुए उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ तो क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल, पूरे सरफेस के सरफेस एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, E डॉट ds, ये होता है इसका इंटीग्रल फॉर्म। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, दोनों के लिए बताइए, ये यूनिफॉर्म के लिए भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली इसको नॉन यूनिफॉर्म के सिलसिले में हम लोग कैलकुलेट किए, लेकिन ये हो दोनों के लिए सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम को, लेकिन गॉस थ्योरम में भी हम लोग फ्लक्स को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।